फिजिक्स बाय अजय अवस्थी यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसा कि आपको मालूम है कि मैग्नेटिज्म इस समय पढ़ाया जा रहा है, आप लोग पढ़ रहे हैं। तो उसी मैग्नेटिज्म के क्रम में ही अगला टॉपिक आज हम पढ़ाएंगे आपको मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट फॉर मैग्नेटिक डाइपोल मीन्स बार मैग्नेट। मतलब किसी चुंबकीय द्विध्रुव के लिए चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण क्या होगा, कंपैरिजन करके हम वैद्युत क्षेत्र से आपको बताएंगे। वैद्युत क्षेत्र में भी हमने वैद्युत द्विध्रुवीय आघूर्ण आपको समझाया है, उसी से कंपैरिजन करेंगे, उसी से तुलना करते हुए हम आपको समझाएंगे कि मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्या होगा मैग्नेटिक डाइपोल के लिए या किसी बार मैग्नेट के लिए। ठीक है, क्योंकि चुंबकीय द्विध्रुव के विषय में हम इसके पहले आपको बता चुके हैं कि जो भी लूप हैं, जो बार मैग्नेट है और जितने लूप हैं, ये सब मैग्नेटिक डाइपोल के एग्जाम्पल हैं, उदाहरण हैं। ठीक है, तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट फॉर मैग्नेटिक डाइपोल, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट फॉर मैग्नेटिक डाइपोल, मैग्नेटिक डाइपोल। हाँ, अब देखिए मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट के विषय में हम आपको बताने जा रहे हैं। ठीक है, हाँ, तो देखिए मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट फॉर मैग्नेटिक डाइपोल या बार मैग्नेट भी इसको आप कह सकते हैं। बार मैग्नेट। ठीक है, देखिए इसके पहले हम आपको बता चुके हैं कि जब किसी लूप में धारा की दिशा क्लॉकवाइज होती, ये ऐसे, तो वहां पे कौन सा पोल बनेगा, साउथ पोल बनेगा। मैग्नेट का साउथ पोल, मतलब वो मैग्नेट के साउथ पोल जैसा व्यवहार करेगा, और साउथ पोल में चुंबकीय बल रेखाएं आती हैं, प्रवेश करती हैं। और जिस लूप में वैद्युत धारा की दिशा एंटी क्लॉकवाइज होती है, मीन्स ऐसे, ये, तो वहां पर नॉर्थ पोल बनता है। इस प्रकार याद रखेंगे आप। इसके पहले भी हम बता चुके हैं, आपको मैग्नेट के विषय में बता चुके हैं, नॉर्थ पोल साउथ पोल के विषय में बता चुके हैं। ठीक है, तो देखिए एक मैग्नेटिक फील्ड हम ले रहे हैं, ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये चुंबकीय क्षेत्र है। इस चुंबकीय क्षेत्र में एक लूप हमने ले लिया है, ये एक लूप है, मीन्स ये मैग्नेटिक डाइपोल है। ठीक, ये इस लूप की अक्ष है, इसके और ये मैग्नेटिक फील्ड का जो बीच का डायरेक्शन एंगल है वो थीटा है। लूप और मैग्नेटिक फील्ड के जो डायरेक्शन है उसके बीच का जो एंगल है उसको हमने थीटा सपोज कर लिया। देखिए इस तरह लूप मीन्स ये ऐसे होगा, ऐसे होगा, ऐसे होगा, ऐसे होगा, इसमें ऐसे होगा, ये डायरेक्शन होगा। ये जैसे कोई लूप है, कोई मान लीजिए सोलेनाइड है, प्रणालिका है, उसमें वायर आप ऐसे लपेट दीजिए। ऐसे लपेटने के बाद जब उसमें आप धारा प्रवाहित करेंगे तो उसके चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। मीन्स वो सोलेनाइड, वो प्रणालिका स्वयं एक चुंबक की भांति व्यवहार करेगी। ठीक है, तो ये एक आपका मैग्नेटिक डाइपोल है, और इस मैग्नेटिक डाइपोल की ये अक्ष है जो मैग्नेटिक फील्ड से थीटा कोण बना रही। मीन्स इस मैग्नेटिक डाइपोल की अक्ष और चुंबकीय क्षेत्र के बीच का जो कोण है वो थीटा हमने सपोज कर लिया है।
ठीक है। आप देखिए लूप में अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल हमने ए माना है। लूप के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ए, ठीक। और लूप में प्रवाहित धारा आई है, और लूप में प्रवाहित धारा आई, ठीक। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कितना है? ए है लूप के, और लूप में जो धारा प्रवाहित हो रही वो आई है, ठीक। इस लूप को एक समान चुंबकीय क्षेत्र बी में रखा गया है। इस लूप को एक समान चुंबकीय क्षेत्र बी में रखा है। चुंबकीय क्षेत्र बी में रखा है, ठीक। लूप की अक्ष और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के बीच का कोण थीटा है। लूप की अक्ष एवं चुंबकीय क्षेत्र बी की दिशा के बीच का कोण थीटा, ठीक है। ये पहले भी पढ़ चुके हैं कि इस लूप में एक वॉल्यूम का आघूर्ण लगता है, और उस वॉल्यूम का आघूर्ण का फार्मूला होता है टाउ इक्वल टू आई ए बी साइन थीटा, ठीक। इस लूप पर बल युग्म का आघूर्ण टाउ इक्वल टू एन आई ए बी साइन थीटा। एक मिनट, पहले एन न लिखिए, पहले लिखिए टाउ इक्वल टू आई ए बी साइन थीटा। ये आपने पढ़ा है, पहले बता चुके हैं, इसके पहले जो लेक्चर था। कोई भी जब हम रेक्टेंगुलर लूप लेते हैं तो उस लूप पर खींचा गया अविलंब उस लूप की अक्ष को प्रदर्शित करता है। ये जरूर याद रखिएगा, ये जरूर आपको समझ में आना चाहिए कि लूप की अक्ष क्या है। किसी भी लूप पर खींचा गया अविलंब उस लूप की अक्ष को प्रदर्शित करता है, और उस लूप की अक्ष और चुंबकीय क्षेत्र बी के बीच का कोण थीटा है। ये याद रहे, ना कि लूप और चुंबकीय क्षेत्र के बीच का कोण थीटा है। लूप की अक्ष और चुंबकीय क्षेत्र बी के बीच का जो कोण बन रहा है वो थीटा। जैसे ये हमने मान लिया एक रेक्टेंगुलर लूप है। इस रेक्टेंगुलर लूप, ये एक रेक्टेंगुलर लूप है, और इस पर हमने एक अभिलंब खींच दिया। ये जो हमने अभिलंब खींचा है वो इस रेक्टेंगुलर लूप की अक्ष हो गई। बात समझ में आ गई। और हमने सपोज कर लिया कि इस लूप को, ये चुंबकीय क्षेत्र है बी, चुंबकीय क्षेत्र बी और लूप दोनों लंबवत हैं, लेकिन लूप की अक्ष और चुंबकीय क्षेत्र क्या है? समांतर है। ये याद रखेंगे आप। ये लूप की अक्ष है और ये, बात समझ में आ रही ना। ये लूप की अक्ष हो गई और ये चुंबकीय क्षेत्र हो गया। तो जब लूप चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत है तब लूप की अक्ष और चुंबकीय क्षेत्र क्या है? समांतर है। अगर लूप को हम चुंबकीय क्षेत्र के समांतर कर दें, ये लूप जो है, ये लूप ऐसे हो गया, ये लूप हो गया, ये लूप हो गया, ठीक। और ये लूप की अक्ष हो गई, और ये चुंबकीय क्षेत्र हो गया। अब देखिए लूप और चुंबकीय क्षेत्र क्या है? समांतर हैं, लेकिन लूप की अक्ष और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के बीच का कोण कितना है? 90 डिग्री लंबवत है।
तो इसको आप जरूर ध्यान रखेंगे कि कब थीटा 90 होगा और कब थीटा 0 होगा। तो देखिए अब इस तल तो चुंबकीय क्षेत्र के समांतर है, लेकिन तल की अक्ष और चुंबकीय क्षेत्र के बीच का कोण 90 डिग्री। इसी को आप ऐसे कर दीजिए ये, तो अब तल और चुंबकीय क्षेत्र लंबवत हो गए, लेकिन तल की अक्ष और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के बीच का कोण कितना, 0, दोनों समांतर हो गए। इसको आप याद रखेंगे। तो ये हम फार्मूला इसके पहले आपको बता चुके हैं। अगर इस कुंडली में फेरों की संख्या n हो तो टाउ इक्वल टू हो जाएगा NIAB sin थीटा। ठीक। अच्छा, अब एक चीज और याद रखिएगा कि जो कोई लूप है, इसके पहले भी बता चुके, जैसे ये लूप है और लूप में ये धारा प्रवाहित हो रही है, तो अंगुलियों को आप लूप में प्रवाहित धारा की दिशा में मोड़ दीजिए ऐसे। देखिए धारा कैसे बह रही है, क्लॉकवाइज। तो अंगुलियों को धारा की दिशा में आप मोड़ दीजिए, तो अंगूठा जिस दिशा में होगा वो उस लूप के चुंबकीय आघूर्ण की दिशा होगी। अगर अंगुलियों को लूप में प्रवाहित धारा की दिशा में मोड़ दें तो अंगूठा की दिशा उस लूप में उत्पन्न चुंबकीय आघूर्ण की दिशा होगी, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन होगी। ये याद रखना है आपको। ये हो गया, इतनी चीज समझ गए। अब इसकी तुलना जो है हम वैद्युत क्षेत्र में स्थित वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बलों के आघूर्ण से करेंगे। देखिए वैद्युत क्षेत्र में स्थित वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बलों का आघूर्ण का फार्मूला हमने बताया था, टाउ इक्वल टू PE sin थीटा। PE sin थीटा ये वैद्युत क्षेत्र के लिए, वैद्युत क्षेत्र में हमने इस चीज को आपको बताया था। वहां क्या था, ये साइन थीटा यहां पर भी, साइन थीटा यहां पे भी। ये ई वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड थी, वैद्युत क्षेत्र था। यहां पर भी मैग्नेटिक फील्ड है, चुंबकीय क्षेत्र। ठीक, वहां पर ये पी क्या था, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। इस पी को क्या कहते थे, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, या केवल इसको वैद्युत आघूर्ण भी कहते थे, या इसको केवल हम वैद्युत आघूर्ण भी कहते थे। ठीक, तो उसी प्रकार P की जगह यहां पे क्या चीज है, ये इतनी चीज है। इसका मतलब इस इतनी चीज को आप क्या कहेंगे, इसको आप कहेंगे चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण या चुंबकीय आघूर्ण। बस मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट या मैग्नेटिक मोमेंट। ठीक, अब मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट को हम मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट मीन्स चुंबकीय द्विध्रुवीय आघूर्ण को हम m से प्रदर्शित करते हैं, तो m बराबर हो जाएगा NIA। ये हो जाएगा जब इन दोनों की आप तुलना करेंगे, कंपैरिजन करेंगे दोनों इक्वेशन की, तो आपका फार्मूला मिल जाएगा m इक्वल टू, मतलब इस P को वैद्युत द्विध्रुवीय आघूर्ण कहते हैं, तो इस पूरी चीज को हम चुंबकीय द्विध्रुवीय आघूर्ण कहेंगे, और चुंबकीय द्विध्रुवीय आघूर्ण को हम m से प्रदर्शित करते हैं, तो m बराबर हो जाएगा NIA। ठीक, अगर कुंडली में फेरों की संख्या 1 है तो m इक्वल टू हो जाएगा IA। बात समझ में आ गई, इतनी चीज आप समझ गए। अब हम NIA, इस NIA की जगह क्या लिख दें, m लिख दें। ठीक, अब देखिए हाँ, अब देखिए इस इक्वेशन 1 में इसकी जगह m लिख देंगे, तो टाउ इक्वल टू हो जाएगा MB sin थीटा। ये फार्मूला आपको मिल गया, ये आपको हो गया वॉल्यूम का आघूर्ण। ठीक, इसी जगह हम m इक्वल टू लिख सकते हैं टाउ अपॉन B sin थीटा। तो ये आपका हो गया
मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का फार्मूला। बात समझ में आ गई? तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का फार्मूला भी आ गया और बार मैग्नेट में लगने वाले बलून के आघूर्ण का भी फार्मूला आ गया। ये क्या हो गया? दंड चुंबक पर लगने वाला बल युग्म आघूर्ण। ये क्या आ गया? बल युग्म आघूर्ण। किसका? दंड चुंबक। बार मैग्नेट में लगने वाला बलून का आघूर्ण का फार्मूला भी आ गया और मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का भी फार्मूला आ गया। अब इसके आधार पर हम मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की डिफिनीशन बताएंगे, परिभाषा बताएंगे। देखिए, लिखेंगे यदि थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, अगर हम थीटा 90 कर देंगे तो टाउ की वैल्यू होगी जो मैक्सिमम हो जाएगी। मैक्सिमम इक्वल टू एम बी साइन 90। साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, इसलिए टाउ मैक्स इक्वल टू हो जाएगा एम बी के, यहाँ लिख देंगे साइन 90 इक्वल टू 1। ठीक, फिर नीचे लिखेंगे बी इक्वल टू 1 न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। तो टाउ मैक्स इक्वल टू हो जाएगा एम के। अब देखिए, इसके आधार पर हम चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा दे रहे हैं, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की डिफिनीशन दे रहे हैं। देखिए, चुंबकीय द्विध्रुव का चुंबकीय आघूर्ण, चुंबकीय द्विध्रुव का चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण या चुंबकीय आघूर्ण, कुछ भी, इसको हम चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण भी कहते हैं, चुंबकीय आघूर्ण भी कहते हैं। तो कहेंगे चुंबकीय द्विध्रुव का चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण उस अधिकतम वॉल्यूम के आघूर्ण के बराबर होता है जो 1 न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर के एक समान चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र की दिशा के लंबवत रखने पर लगता है। या हम कह सकते हैं जब लूप की अक्ष चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत होती है तब उस पर लगता है। चुंबकीय द्विध्रुव का चुंबकीय आघूर्ण उस अधिकतम वॉल्यूम के आघूर्ण के बराबर होता है जो 1 न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर के एक समान चुंबकीय क्षेत्र में द्विध्रुव को इस प्रकार रखा जाता है कि द्विध्रुव की अक्ष चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत हो। परिभाषा समझ में आ गई? चुंबकीय द्विध्रुव का चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण उस अधिकतम वॉल्यूम के आघूर्ण के बराबर होता है जो 1 न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर के एक समान चुंबकीय क्षेत्र में द्विध्रुव को इस प्रकार रखा जाता है कि द्विध्रुव की अक्ष चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत हो। बात समझ में आ गई? तो ये हमने इसकी परिभाषा आपको बता दी। अब आगे देखिए, हाँ देखिए, ये आपने लिखा टाउ मैक्सिमम इक्वल टू एम बी के। ठीक, इसलिए एम इक्वल टू होगा टाउ मैक्सिमम अपान बी। ठीक, अब इसमें हम यम का मात्रक निकाल लेंगे। यम का मात्रक, अब देखिए यम का मात्रक क्या होगा? इसका मात्रक होता है न्यूटन मीटर और इसका मात्रक होता है न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। तो ये हो जाएगा, न्यूटन से न्यूटन कट जाएगा, एम्पियर मीटर ऊपर आ जाएगा और इंटू मीटर। तो एम का मात्रक हो गया एम्पियर मीटर स्क्वायर, ये इसका मात्रक हो गया। तो चुंबकीय आघूर्ण का मात्रक हुआ एम्पियर मीटर स्क्वायर। इसी से इसकी विमा भी निकाल सकते हैं। देखिए, अगर इसकी हम विमा लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? विमा लिखेंगे AL2, ये विमा हो जाएगी। A करंट है, धारा है, विमा A लिखी जाएगी। M मीटर है, विमा L होगी, स्क्वायर है इसलिए L की पावर 2 हो जाएगी। तो इस तरह हमने इसकी विमा भी आपको बता दी। बात समझ में आ गई? मात्रक भी हमने बता दिया, चुंबकीय आघूर्ण की परिभाषा भी हमने आपको बता दी। ठीक है, इतनी चीज समझ गए। अब अगला देखिए,
मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ ए revolving electron in an atom, electron in an atom, in an atom। ठीक, कहेंगे किसी परमाणु में, किसी परमाणु में, किसी परमाणु में परिक्रमण कर, रिवॉल्विंग मीन्स परिक्रमण, घूमते हुए, परिक्रमण करते हुए, परिक्रमण परिक्रमण करते हुए इलेक्ट्रॉन का चुंबकीय आघूर्ण, इलेक्ट्रॉन का चुंबकीय आघूर्ण। ठीक, अब देखिए, समझिए, देखिए ये न्यूक्लियस होता है, नाभिक होता है, ये न्यूक्लियस हो गया, नाभिक हो गया। नाभिक में आप जानते हैं पॉजिटिव होता है नाभिक, जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, और उस नाभिक के चारों ओर वृत्तीय कक्षाएं होती हैं, वृत्तीय कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन घूमता है। ठीक है, हमने मान लिया कि ये वृत्तीय कक्षा है जिसमें इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, ये इलेक्ट्रॉन है, ये ऐसे गति कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन की गति। ठीक, ये इलेक्ट्रॉन गति कर रहा है। ठीक, इलेक्ट्रॉन हम ये जानते हैं कि जो वैद्युत धारा की दिशा होती है वो इलेक्ट्रॉनों के चलने के विपरीत होती है। अगर इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है तो वैद्युत धारा की दिशा क्लॉकवाइज होगी। बात समझ में आई? इसका मतलब इसमें धारा जो प्रवाहित होगी वो ऐसे होगी, ये धारा की दिशा होगी। ठीक, अब यहाँ पे एक चीज आपको बता दें कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी, चुंबकीय क्षेत्र नहीं, चुंबकीय आघूर्ण की दिशा क्या होगी। देखिए, हमने अभी अभी आपको बताया कि अंगुलियों को प्रवाहित धारा की दिशा में मोड़ दें, ऐसे देखिए मोड़ दिया, धारा ऐसे बह रही है, ऐसे मोड़ दिया, तो अंगूठा जिस दिशा में होगा वो चुंबकीय आघूर्ण की दिशा होगी। इसका मतलब यहाँ पे जो चुंबकीय आघूर्ण होगा वो कैसे होगा, क्रॉस एम। क्रॉस एम, क्रॉस एम का मतलब चुंबकीय आघूर्ण की दिशा बोर्ड के तल के लंबवत नीचे की ओर होगी। अंगुलियों को इस प्रकार मोड़ते हैं कि वो लूप में प्रवाहित धारा की दिशा में मुड़ जाए, तो अंगूठा जिस दिशा में होगा वो चुंबकीय आघूर्ण की दिशा होगी। करेक्ट, इतनी चीज समझ गए। आप जानते हैं कि Q इक्वल टू होता है IT के, हम जानते हैं Q इक्वल टू होता है IT के। देखिए Q इक्वल टू I इंटू टी। इलेक्ट्रॉन के चार्ज को Q न लिख के हम E लिखते हैं, स्मॉल t को T न लिख के हम आवर्तकाल कैपिटल T लिख रहे हैं, तो I इक्वल टू हो जाएगा E अपान टी। बात समझ आ गई? I इक्वल टू हो जाएगा E अपान टी। इतनी चीज समझ गए। हम जानते हैं कि जैसे मान लीजिए ये इसकी रेडियस जो है R, मान लीजिए यहाँ से इलेक्ट्रॉन चलना प्रारंभ करता और फिर इसी जगह आ जाए, तो चली गई दूरी कितनी हो जाएगी, 2πr। आवर्तकाल बराबर होता है, इस समय बराबर होता है दूरी बटे चाल, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन की जो गति है, इलेक्ट्रॉन की जो वेलोसिटी है, उसको हमने v मान लिया। ठीक है, तो आवर्तकाल हो जाएगा, आवर्तकाल t बराबर हो जाएगा दूरी बटे चाल, तो ये हो जाएगा आपका t इक्वल टू 2πr बटे v। t इक्वल टू 2πr बटे v। इस t की जगह t की वैल्यू रख दीजिए, तो I इक्वल टू हो जाएगा E अपान 2πr अपान v। तो ये हो जाएगा I इक्वल टू E इंटू वी अपान 2πr
आर, ये आई निकल आई, धारा आपको मालूम हो गया कि धारा इतनी होगी। बात समझ में आ गई। हमको निकालना क्या है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण एम निकालना है। आप जानते हैं कि एम इक्वल टू होता है आई इंटू ए, और ये एक लूप, कैसा लूप है, सर्कुलर वृत्तीय लूप है, और वृत्तीय लूप का जो क्षेत्रफल होता है वो पाई आर स्क्वायर होता है। तो हम एम इक्वल टू लिखेंगे, आई की जगह ये जो आई वैल्यू निकाले ये रख दीजिए, ई इंटू वी अपान 2 पाई आर इंटू ए की जगह ये लिख दीजिए पाई आर स्क्वायर। देखिए पाई से पाई कट जाएगा, आर से एक पावर कम हो जाएगी, तो एम इक्वल टू हो जाएगा ई वी आर अपान 2। एम की वैल्यू ये हो गई। इसी चीज़ को हम लिख सकते हैं एम इक्वल टू 1/2 ई वी इंटू आर, ये एम का फार्मूला हो गया। एम इक्वल टू 1/2 ई वी आर, इतनी चीज़ समझ गए। अब यहीं पर हम कोणीय संवेग निकालेंगे आपको, कोणीय संवेग। देखिए कोणीय संवेग क्या है, कोणीय संवेग एंगुलर मोमेंटम जे बराबर होता है यम वी इंटू आर, यम वी इंटू आर, ये फार्मूला होता है। इससे हम v इंटू आर की अगर वैल्यू निकालें तो हो जाएगा जे बटे एम। तो यहाँ v इंटू आर की जगह हम क्या लिख देंगे, जे अपान एम। तो ये m का फार्मूला हो जाएगा m इक्वल टू 1/2 ई इंटू वी इंटू आर की जगह जे अपान एम, v इंटू आर की जगह जे अपान एम। तो m बराबर हो जाएगा। अच्छा अब एक चीज़ और याद रहे कि ये m स्मॉल लिखिएगा, ये मास है, द्रव्यमान है, और ये मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है। तो m इक्वल टू हो जाएगा 1/2 ई इंटू जे अपान एम। तो ये हो जाएगा m इक्वल टू ई जे अपान 2 स्मॉल एम। ये आपको चुंबकीय आघूर्ण का फार्मूला कोणीय संवेग के पदों में हो गया। बात समझ में आ गई। कोणीय संवेग के पदों में ये फार्मूला होगा, जहाँ पे यम क्या है, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है, ई इलेक्ट्रॉन चार्ज है, जे कोणीय संवेग है, एंगुलर मोमेंटम है, एम स्मॉल एम, ये स्मॉल एम क्या है, द्रव्यमान है, ये याद रखिएगा, द्रव्यमान, मास है, ये मास है। बात समझ में आ गई। इतनी चीज़ बिल्कुल आप समझ गए। अच्छा अब दूसरी चीज़ और भी देख लीजिए। यहाँ पर जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या है, लूप के नीचे की ओर है, लेकिन यहाँ पर जो कोणीय संवेग जे है उसकी डायरेक्शन ऊपर की ओर होगी। कोणीय संवेग की जो डायरेक्शन होती है वो ऊपर की ओर होती है। तो यहाँ पर जब कोणीय संवेग ऊपर की ओर है, चुंबकीय आघूर्ण नीचे की ओर है। बात समझ में आई। तो अगर हम इसको वेक्टर फॉर्म में लिखें तो हम लिखेंगे एम वेक्टर इक्वल टू माइनस ई अपान 2m जे वेक्टर। ये माइनस चिन्ह अपोजिट डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा, विपरीत दिशा को प्रदर्शित करेगा कि m की दिशा नीचे की ओर है और j की दिशा ऊपर की ओर है। इतनी चीज समझ गए। इतना आप नोट कर लीजिए, फिर आगे हम आपको बताएं। हाँ नोट कर लिया, मिटा दें। अच्छा अब देखिए, हाँ देखिए ये जो आपको मिला है यम इक्वल टू ई जे अपान 2 स्मॉल एम। देखिए जो कोणीय संवेग होता है वो h अपान 2 पाई का पूर्ण गुणज होता है। h अपान 2 पाई का पूर्ण गुणज होता है, पूर्ण गुणज होता है। इसलिए j इक्वल टू हम लिखते हैं एन एच अपान 2 पाई। इसलिए यहाँ पे हम रख दें तो m का फार्मूला बन जाएगा e अपान 2m ब्रैकेट के अंदर एन एच अपान 2 पाई। ये m का अगला फार्मूला हो गया। इसको हम बोर मैग्नेटॉन कहते हैं।
इसकी जो वैल्यू निकलेगी वो मिनिमम इससे निकलेगी और उसे हम बोर मैग्नेटान कहते हैं। बात समझ में आ गई? तो आप पूरा वीडियो आप समझ गए होंगे। एक बार फिर आप देख लीजिए। कोई प्रॉब्लम हो तो हमें कमेंट आप करें, कमेंट अवश्य करें। वीडियो देखने के बाद आप कमेंट अवश्य करें कि वीडियो आपको कैसा लगा। आप इस वीडियो को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।